और अब बात करेंगे क्रिकेट की। भारतीय टीम के लिए आज के क्रिकेट मैच एक ऐतिहासिक मैच था, क्योंकि भारतीय टीम वनडे में 1000वां मैच खेल रही थी वेस्टइंडीज के साथ। यह मैच नरेंद्र मोदी ग्राउंड में हो रहा था अहमदाबाद में, और इस मैच में भारत ने जीत हासिल कर ली है 6 विकेट से। वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय टीम ने अपने 1000वें वनडे मैच को दमदार अंदाज में जीता और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज को 176 रन पर समेटने के बाद टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की अर्धशतकीय पारी की मदद से 132 गेंदें शेष रहते बाजी अपने नाम कर ली। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट रंजन जी, और सीधे जुड़ेंगे उनसे और जानेंगे कि किस तरह से एक बड़ी जीत हासिल की है। रंजन जी। धन्यवाद उदय। आज 6 फरवरी को जो मुकाबला हुआ भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच, भारतीय क्रिकेट के लिए ये बहुत ही बड़ा मैच था। 1000वां वनडे ये मैच खेला जा रहा था और भारत ने इसमें बड़ी जीत दर्ज की है और एक तरफा जीत दर्ज की है। 6 फरवरी को ही लता जी का देहांत हुआ और जैसा कि आप जानते हैं कि लता मंगेशकर क्रिकेट की बहुत बड़ी फ़ैन थी, तो कह सकते हैं कि जब वो जा रही थी तो आज भारतीय टीम ने ये जो जीत हासिल की है वो उन्हें समर्पित है और ये बड़ी जीत थी। और भारतीय खिलाड़ियों ने लता जी के निधन के उपरांत जब ये मैच खेला 6 फरवरी को, तो अपने बाजू पर काली पट्टी बांध रखी थी। और लता जी के बारे में प्रोजेश मेरे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि वो क्रिकेट की प्रोजेश बहुत बड़ी फ़ैन थी और हमेशा जो है क्रिकेट से उनका लगाव रहा। सचिन तेंदुलकर से अक्सर उनकी बातचीत होते रहती थी। सुनील गावस्कर ने भी 6 फरवरी को मैच शुरू होने से पहले जब वो कमेंट्री करने के लिए आए थे और मैदान से जुड़े थे, तो उन्होंने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। और जैसा कि आप जानते हैं प्रोजेश कि 1983 विश्व कप में, जबकि उस वक्त बीसीसीआई के पास उतना पैसा नहीं हुआ करता था, तो टीम के खिलाड़ियों को विश्व कप जीतने के बाद पैसा देने के लिए बीसीसीआई के पास इतना पैसा था नहीं। आज जबकि आप देखते हैं कि अंडर 19 वर्ल्ड कप भी 5 तारीख की रात में भारतीय टीम ने जीता था, तो उसके बाद खिलाड़ियों को एक बड़ी रकम दी गई। लेकिन 1983 का वक्त ऐसा था कि उस समय बीसीसीआई के पास इतना पैसा था नहीं और क्रिकेट में उस वक्त इतना पैसा होता नहीं था, तो वो खिलाड़ियों को नकद राशि से पुरस्कृत कर सके। और जब बीसीसीआई इसमें नहीं कर सका तो लता मंगेशकर जो है वो सामने आई और उन्होंने एक फ्री कंसर्ट किया और उससे जो पैसे जमा हुए वो खिलाड़ियों को पुरस्कार के रूप में दिए गए। तो लता मंगेशकर बहुत ही क्रिकेट की लवर थी और क्रिकेट से उनका बहुत लगाव था। और आप इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आज लता मंगेशकर का जाना वाकई में काफ़ी दुखद है। सारे खाली भारतवासियों के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, क्योंकि उनके जैसी स्वर कोकिला शायद ही फिर दोबारा देखने को मिले। साथ में लता मंगेशकर क्रिकेट की बहुत बड़ी फ़ैन थी और लता जी ने 1983 में जो क्रिकेटरों के लिए किया, एक फ्री कंसर्ट किया था, उसके बाद जो पैसे मिले करीब करीब लाख रुपए करके पर प्लेयर को दिए गए, 1 लाख रुपए करके, तो ये वाकई में उस समय क्रिकेटरों के लिए बहुत बड़ी राशि थी। फिलहाल तो बिल्कुल, ये आपने सही कहा। वापस मैच पे लौटते हैं और बड़ी जीत है, इस जीत को हम किस रूप में देखें? देखिए, दक्षिण अफ्रीका के जो दौरा था वो वाकई में काफ़ी निराशाजनक था भारतीय टीम के लिए। और उसके बाद एक नए कैप्टन के रूप में रोहित शर्मा आज पारी की शुरुआत कर रहे हैं, एक पूर्णकालिक कैप्टन बने। इससे पहले रोहित ने कैप्टनशिप की है भारतीय टीम की, लेकिन पूर्णकालिक कैप्टन में आज उनका पहला मैच था। साथ में भारत का ये 1000वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। वाकई में इस मैच को जीतना काफ़ी बड़ी उपलब्धि है भारतीय टीम के लिए। और साथ में कैप्टन रोहित ने ये भी दिखाया कि वे प्रेशर सिचुएशन में अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। ये बात जो आपने कही, मैं इससे सहमत हूँ कि दक्षिण अफ्रीका का जो दौरा था, और अगर खास करके हम वाइट बॉल क्रिकेट की बात करें तो वहाँ एक अच्छी शुरुआत जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और चूंकि दक्षिण अफ्रीका दौरे पर
रोहित शर्मा नहीं थे तो हमने देखा कि जो प्रारंभिक साझेदारी होती थी वो उतनी बड़ी नहीं होती थी। और अगर हम भारतीय क्रिकेट में हाल के वर्षों में भारतीय क्रिकेट के प्रदर्शन को देखें, जबकि वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत बेहतरीन रहा था, तो उस वक्त रोहित शर्मा एक बहुत बड़े खिलाड़ी के रूप में सामने आते थे, बल्लेबाज के रूप में, और वो स्कोर करते थे। यहाँ तक कि हम वर्ल्ड कप की बात करें जो कि इंग्लैंड में हुआ था, वहाँ पर लगातार उन्होंने शतक लगाया। तो जब रोहित लौटे 6 फरवरी को और एक पूर्णकालिक कप्तान के रूप में, तो उन पर सबसे अच्छी बात यह थी कि कप्तानी का कोई बोझ नहीं दिखा। उन्होंने खुल के कप्तानी की, बॉलिंग चेंजेस समय पर किया और गेंदबाजों का रोटेशन बहुत अच्छे तरीके से किया। सिर्फ 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो रोहित एक कप्तान के रूप में बहुत ही सशक्त दिखे, बट पूरा कंट्रोल था उनके पास। तो ये सब चीज़ें देखकर अच्छा लगा। बिल्कुल, रोहित एक कूल और कंपोज कैप्टन हैं। उन्होंने आईपीएल में भी 5 बार मुंबई इंडियन को ट्रॉफी दिलाई है, जो वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। और इस समय भारत को एक ऐसे ही कैप्टन की ज़रूरत थी जो कि कूल हो, कंपोज हो और साथ में सामने से लीड करे टीम को, जिस तरह से विराट किया करते थे। विराट बेशक एक एग्रेसिव कैप्टन थे, वे कूल नहीं थे, लेकिन रोहित बिल्कुल उसके उलट है। वे कूल है, वो समझते हैं सिचुएशन को। आखिर आज के दिन काफ़ी अच्छी बॉलिंग चेंजेस की, बैटिंग में भी उन्होंने सामने से लीड किया। साथ में जो उनके पार्टनर थे ईशान किशन, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप की। तो जाहिर सी बात है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन फिर भी हम किसी भी टीम को इंटरनेशनल मैच में हम कमज़ोर नहीं आ सकते हैं। वेस्ट इंडीज़ की टीम के साथ जो बात है प्रोजेश ना, बहुत ही मतलब उस टीम के बारे में आप कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आज वो उनके बल्लेबाज नहीं चले, लेकिन कब वो चल जाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। और जब वो चलते हैं तो खूब चलते हैं, क्योंकि उन्हें चौके छक्के लगाना काफ़ी पसंद है। सब स्ट्रोक प्लेयर्स रहते हैं। वो आज पोलार्ड नहीं चले। एक बात मैं अगर मैच की शुरुआत से अगर हम लोग आए तो टॉस रोहित शर्मा ने जीता, और जैसी कि उम्मीद थी, और हमने जब प्री मैच बातचीत की थी उदय के साथ, तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि टॉस जीतने के बाद ये तय है कि गेंदबाजी करना इस मौसम में लोग पसंद करेंगे, क्योंकि बाद में ड्यू फैक्टर आना ही आना है। तो एक बहुत ही अच्छा टॉस। बिल्कुल, रोहित का लक भी साथ दे रहा था, क्योंकि विराट टॉस काफ़ी हार रहे थे। तो जाहिर सी बात है रोहित शर्मा के लिए एक बहुत काफ़ी अच्छी शुरुआत थी। और नरेंद्र मोदी का जो स्टेडियम है वाकई में थोड़ा स्लो पिच था, जो कि स्पिनरों के लिए काफ़ी मददगार था। इस मौके पर टॉस जीतना काफ़ी अहम था। बिल्कुल, ये आपने सही कहा। जब हम प्री मैच बात कर रहे थे तो हमने ये बात भी की थी कि चूंकि स्लो पिच है, तो अगर ये पूरा डे मैच होता है तब टॉस जीतकर कोई भी टीम बाद में गेंदबाजी करना पसंद करती है, चूंकि समय के साथ विकेट और स्लो होता जाता है। लेकिन मौसम अभी जिस तरह का है, और फरवरी के महीने में हम अहमदाबाद में जब खेल रहे थे, तो ड्यू फैक्टर जो है वो एक बड़ा फैक्टर है। और जब उसके बाद फिर गेंद को कंट्रोल करना तो मुश्किल होता ही है प्रोजेश। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि गेंद बल्ले पर आने लगती है। तो जो जहां पहली पारी में पिच स्लो था तो गेंद बल्ले पर जा नहीं रही थी, दूसरी पारी में गेंद बल्ले पर आने लगी, तो भारतीय बल्लेबाजों के लिए काम थोड़ा आसान हो गया। बिल्कुल, भारतीय जब ड्यू फैक्टर होता है तो गेंद काफ़ी आसानी से बल्ले पे आती है। साथ में गेंदबाजों के लिए भी दिक्कत होती है, खासकर स्पिनरों के लिए, कि उन्हें ग्रिप करने में कठिनाई होती है। तो वेस्ट इंडीज़ के बॉलरों को जो बॉलिंग कर रहे थे तो काफ़ी आसानी से बैट पे आ रही थी, और उसका पूरा फ़ायदा रोहित शर्मा और ईशान किशन ने शुरुआती मौके पे उठाया। और उसके बाद में सूर्य कुमार यादव और दीपक हुड्डा जो अपना पहला मैच खेल रहे थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। हम भारतीय बल्लेबाजी पर बाद में आएंगे प्रोजेश। पहले हम फिर से टॉस तक पहुंचे थे, उसके बाद हम आते हैं वेस्ट इंडीज़ की पारी शुरुआत होती है। भारतीय 11 जो आज चुना गया, जो भारतीय एकादश था, प्लेइंग 11, वो कैसा था और आपको क्या लगा कि क्या बिल्कुल सही सिलेक्शन था, या कुलदीप को हमें खिलाना चाहिए था, कुलदीप को मौका मिलना चाहिए था? तो क्या लगता है आपको? देखिए, कुलदीप काफ़ी समय से टीम से बाहर है, उन्हें एक मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है। और पहला मैच था, इंडियन टीम साउथ अफ्रीका में हार कर आई थी, इसलिए कोई भी कैप्टन चाहता है कि अपना बेस्ट 11 उतारे। और दीपक हुड्डा एक ऑफ स्पिन पार्ट टाइम बॉलर है, साथ में एक अच्छे बैट्समैन है। तो इंडियन टीम अपने बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करके चल रही थी कि अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम रन बनाती है। साथ में ये युजवेंद्र चहल बहुत दिन से टीम में नहीं थे, अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहे थे, लेकिन आज के मैच में उन्होंने जो बॉलिंग की है वाकई में काबिल तारीफ़ है। 4 विकेट झटके हैं,
चहल दक्षिण अफ्रीका में दिखे थे, लेकिन वो उस लय में नहीं थे। बिल्कुल। आप जब भारतीय पिचों पर आते हैं ना, तो स्पिनर्स के जो वो कलाई होती है वो अपने आप घूमने लगती है। और आज जब आपने देखी होगी चहल की गेंदबाजी, तो जो गेंद में वो रोटेशन डाल रहे थे वो देखने लायक था, और पिच भी मदद कर रही थी, तो स्पिन बहुत अच्छा हो रहा था। हालांकि चहल के आने से पहले वाशिंगटन सुंदर ने आधा काम कर दिया था। बिल्कुल, वाशिंगटन सुंदर काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, शुरू में ही झटके दिए, तो जाहिर सी बात है कि जब उस मौके को युजवेंद्र चहल ने काफ़ी अच्छी तरह से भुनाया, उनके पास वो मौका था, उन्होंने फ्लाइट करने में बिल्कुल चूक नहीं की। वो वाकई वो एक आक्रामक बॉलर हैं, वे फ्लाइट करने में हिचकते नहीं हैं, और बैक टू बैक विकेट लेना, और साथ में किरोन पोलार्ड जो कि वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन भी हैं, उनका विकेट लेना, तो उनको एक मोरल सपोर्ट मिल रहा है, एक कॉन्फिडेंस मिला उनको, और साथ में मैन ऑफ द मैच 4-4 विकेट, वाकई में काफ़ी मायने रखता है। बिल्कुल, भारतीय स्पिनर्स ने वेस्ट इंडीज के जो बल्लेबाज थे उन पर बिल्कुल पूरी तरह से शिकंजा कस दिया था, और उसके बीच में वो रन निकालने के लिए बिल्कुल असहाय से दिख रहे थे कि हाँ वो रन किस तरह से निकालें, और जब भी उन्होंने कोशिश की तो अपने विकेट गंवाते रहे। अब तेज गेंदबाजों के ऊपर हम आते हैं कि इस मैच में जो 3 तेज गेंदबाज खिलाए गए, उसमें अगर आप देखें तो प्रसिद्ध कृष्णा थे, सिराज थे, और शार्दुल ठाकुर थे। तो आपको क्या लगता है कि ये तीनों तेज गेंदबाज सही थे, या दीपक चाहर को मौका मिलना चाहिए था? बिल्कुल, दीपक चाहर काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, तो उन्हें वाकई में मौका मिलना चाहिए था। साथ में वे अच्छे बल्लेबाज भी हैं, जो कि हम लोग साउथ अफ्रीका में देख चुके हैं, और दीपक चाहर एक स्विंग गेंदबाज हैं, तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर के पहले उन्हें प्रेफरेंस मिलनी चाहिए थी। प्रसिद्ध कृष्णा एक काफ़ी तेज गेंदबाज है, उभरते हुए गेंदबाज हैं, तो उन्हें मौका मिला। साथ में दीपक चाहर अगर आते तो स्विंग और फास्ट का अगर मिश्रण रहता, तो ये इंडियन टीम के लिए और अच्छा रहता। देखिए, एक्चुअली होता क्या है प्रोजेश कि जब टीम का आप चयन करते हैं तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दिमाग में चलते रहती हैं। हाल के दिनों में और ख़ास करके दक्षिण अफ्रीका में शार्दुल का परफॉर्मेंस जो था वो एक्सेप्शनल था, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने वहाँ किया था, और उनमें एक नेक है कि वो आते हैं और पार्टनरशिप तोड़ देते हैं। तो शायद इस वजह से उन्हें मौका मिला हो, या ये हो सकता है कि दीपक चाहर ने जिस तरह से साउथ अफ्रीका में जो मैच खेला था और बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन जब मैच बॉल टू बॉल आ गया था, या इवन दो कि गेंदें ज़्यादा हो गई थी और रन कम थे, उस वक्त जिस तरह से उन्होंने अपना विकेट थ्रो किया था, तो क्या ये कोई राहुल द्रविड़ जो कि बहुत ही अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, ये कोई सज़ा तो नहीं है उनके लिए? हो सकता है राहुल द्रविड़ एक अनुशासन प्रिय कोच है, और वे हो सकता है कि दीपक चाहर को ये बताना चाहते थे कि जो आपको मौके मिल रहे हैं उसे भुनाइए, उसे वेस्ट मत कीजिए। हो सकता है कि इस कारण आज दीपक चाहर ड्रॉप हो गए, और मोहम्मद सिराज भी बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए थे, तो उन्हें एक मौका मिलना चाहिए था कि चलिए आप भी लय में आइए। तो हो सकता है कि सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और साथ में शार्दुल को मौका मिला कि शार्दुल के पास ये एक नेक है कि वो पार्टनरशिप तोड़ते हैं, और जब भी आते हैं एक विकेट लेने की कोशिश करते हैं। दीपक के साथ एक तो बहुत अच्छी बात यह है कि वो नई गेंद के साथ स्विंग करते हैं, और लेकिन जब आप वनडे खेलते रहते हैं, ओडीआई, जहाँ की गेंदबाज को 10 ओवर फेंकने होते हैं, तो जो बाद के ओवर होते हैं वहाँ पर शायद उनकी उपयोगिता जो है वो कप्तान और कोच कम देख रहे हों, जबकि शार्दुल के पास बहुत अच्छी स्लोअर डिलीवरी है, तो शायद इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि दीपक के ऊपर शार्दुल को जो है प्रेफर किया गया हो। बिल्कुल ये हो सकती है, क्योंकि आईपीएल में भी हमने देखा कि धोनी उनसे जितने ज़्यादा से ज़्यादा ओवर नए बॉलर में ही करवा लेते थे, तो इस कारण भी हो सकता है कि शार्दुल के पास नकल बॉल है, स्लोअर बॉल है, और उसका वो बखूबी यूज़ करते हैं। उनके पास शॉर्ट पिच स्लोअर बॉल भी है, तो उसका यूज़ करते हैं, तो उनके पास एक एक्सपीरियंस है, साथ में एक नैक है विकेट लेने की, तो उनका फ़ायदा भारतीय टीम उठाना चाहती थी। हो सकता है कि दीपक चाहर को के जगह शार्दुल ठाकुर को इस वजह से प्रेफर किया गया। बिल्कुल, और आप सवाल तब नहीं उठा सकते जबकि टीम जीत गई हो, क्योंकि अगर जीत गए तो सब कुछ अच्छा है, हार जाते तो नुक्ताचीनी थोड़ी ज़्यादा होती है। फिलहाल हमने एक बड़ी जीत दर्ज की है, 6 विकेट की बड़ी जीत दर्ज की है, और इस मायने में ये जीत और भी बड़ी हो जाती है कि जब भारतीय टीम ने टारगेट हासिल किया तो उस समय 22 ओवर बचे हुए थे, तो बिल्कुल ही एक तरफा मैच था। वेस्ट इंडीज़ पर हम आते हैं, और
वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों से कहाँ दिक्कत हुई, और आगे आने वाले मैचों में अगर हम प्रोजेश बात करें तो वेस्टइंडीज को किस तरह से बल्लेबाजी करनी चाहिए? देखिए वेस्ट इंडीज, हम लोग सब जानते हैं कि वेस्ट इंडीज के जो बैट्समैन है वो स्ट्रोक प्लेयर है। अगर बल्ले पे गेंद आती है तब वे काफ़ी अच्छे बैटिंग करते हैं, और ये पिच थोड़ी स्लो थी तो जाहिर सी बात है कि बल्ले पर गेंद उतनी अच्छी आ नहीं रही थी। तब तो तीनों मैच इसी पिच पे होनी है, मतलब पिच बदलेगी लेकिन ये विकेट का नेचर, लगभग अहमदाबाद के विकेट का नेचर जो है वो ऐसा ही रहता है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? बिल्कुल, इससे तो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को काफ़ी परेशानी होगी, उन्हें सेट करना पड़ेगा, उन्हें कुछ गेंदें खेलनी पड़ेगी जिससे वो पता करे कि वो पिच कैसी बिहेव कर रही है, किस तरह से बॉल बैट पे आ रही है। देखिए आप जेसन होल्डर का एग्जांपल ले सके, उन्होंने शुरू में कुछ शुरुआती समय लिए, बाद में क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर के पास बड़े शॉटों की कमी नहीं है, वे बड़े शॉट आसानी से मार सकते हैं। तो जेसन होल्डर ने भी वही किया, आज 3 बड़े बड़े छक्के मारे, अर्धशतक लगाया। तो इसलिए आपको ये ओपनर जो है उन्हें समय देना होगा। साथ में मिडिल ऑर्डर में पोलार्ड हैं, लेकिन आज उनका लक खराब था कि वो पहली गेंद पर ही आउट हो गया, इसलिए भी वेस्ट इंडीज की टीम कुछ कम रन बना पाई। खैर ये तो किसी भी बल्लेबाज के साथ होता है कि अगर एक अच्छी गेंद आ गई और वो खास करके शुरुआती लम्हों में आए तो वो ज़्यादा मुश्किल पैदा करती है। और वेस्ट इंडीज़ की टीम ऐसा नहीं है कि कमज़ोर है, लेकिन इतनी भी कमज़ोर नहीं है। उसके कुछ खिलाड़ी जो हैं वो वास्तव में बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक प्लेयर हैं। निकोलस पूरन की हम बात कर लें, खुद पोलार्ड हैं, होप अच्छी बैटिंग करते हैं, किंग अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो और इसके अलावा कुछ ऑलराउंडर्स भी हैं जो कि रन बना सकते हैं। मुझे लगता है क्या होल्डर को थोड़ा सा पीछे भेजा गया? हाँ जी, होल्डर जिस तरह के फॉर्म में है उन्हें और आगे प्रमोट करना चाहिए था, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि होल्डर भारत के अगेंस्ट में काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। तो उन्हें 2 डाउन या 3 डाउन भेजा, 2 डाउन एटलीस्ट भेजते तो हो सकता है विकेट रुक जाती। उसके बाद जो बैट्समैन थे वो आराम से रन बना सकते थे, बाद में वे अटैक कर सकते थे इंडियन बॉलर पे। लेकिन वेस्ट इंडीज़ की टीम होल्डर को काफ़ी पीछे भेजी, इसका भी एक खामियाजा वेस्ट इंडीज़ की टीम को भुगतना पड़ा। तो ये बात तो तय है कि होल्डर का बेहतर उपयोग जो है वेस्ट इंडीज़ की टीम कर सकती है होल्डर के आगे। तो अब हम देखते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ को एक बात और जो है सोचना पड़ेगा प्रोजेश, कि आपको कम से कम अपने कोटे के जो 50 ओवर मिल रहे हैं ना, उतना तो खेलना ही पड़ेगा। और यहाँ पर इस मामले में वेस्ट इंडीज़ की टीम आज चूक गई और इसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं भारतीय पारी में। जो ओपनिंग साझेदारी हुई, ईशान किशन को आज मौका मिला रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने की। बेहतरीन साझेदारी थी 84 रनों की, और रोहित शर्मा 84 रनों में 60 रनों का योगदान तो रोहित शर्मा का था। और हम सब जानते हैं कि रोहित किस तरह के बल्लेबाज हैं, और जब वो बल्लेबाजी कर रहे होते हैं और वो अगर देर तक क्रीज पर जमे रह गए तो सामने वाली टीम के लिए कुछ बचता नहीं। लेकिन 84 का जब टीम का स्कोर था तो 60 रन बनाकर रोहित शर्मा आउट हुए। उसके बाद जो मतलब अगले 3 विकेट गिरे, आप 84 पे 1 हैं और 116 पर जाते जाते आप 4 विकेट हो जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है? क्या प्रेशर झेलने में नहीं पा रही है टीम इंडिया? जबकि वहां पर विराट थे, विराट आज एक बार फिर से असफल रहे, ऋषभ पंत रन आउट हुए। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या सुधार की जरूरत है भारतीय टीम में? चूंकि हम देख रहे हैं कि मध्यक्रम जो है ना वो परेशान करता है। आज हालांकि मध्यक्रम में सूर्य कुमार यादव और दीपक हुड्डा ने अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन जो हम एक्चुअल मध्यक्रम की बात कर रहे हैं और विराट कोहली के प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ कहाँ चूक दिख रही है? क्या विराट के माइंडसेट में कुछ प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, कि या कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो गया? अब जब बहुत दिनों तक आपके बल्ले से रन नहीं निकलता है तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो क्या वो कॉन्फिडेंस कम है? नहीं, देखिए विराट के बल्ले से रन कम नहीं निकल रहे, विराट सेंचुरी नहीं कर रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि विराट कम। अभी साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने 2 मैचों में अच्छे स्कोर किए थे, लेकिन विराट के पास जो फ्री फ्लोइंग स्ट्रोक था वो अभी लगता है वो कम खेल रहे हैं। और एक मेंटल प्रेशर है उनके ऊपर कि नहीं, अभी हम कैप्टनशिप छोड़े हैं तो हमें और अच्छा बैटिंग करना है। इस कारण भी हो सकता है कि वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। देखिए विराट का जो सबसे प्लस पॉइंट था वो उनकी कंसिस्टेंसी थी, वो लगातार रन बनाते थे। अभी क्या है कि पैचेस में रन आ रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि हम टेस्ट मैच की बात कर लें या वाइट बॉल क्रिकेट की बात कर लें, आप देखेंगे कि उनका एवरेज पिछले 2 सालों में गिरा है, क्योंकि वो पैचेस में रन आ रहे हैं। जब आप लगातार रन बनाते रहते हैं ना,
कंसिस्टेंसी होती है तो आप अगर 50, 60, 40 करते रहते हैं तो होता क्या है कि आपका औसत एक बना रहता है। तो ठीक है, विराट ने 2 अर्धशतक लगाए, लेकिन हो क्या रहा है कि वो कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है। और विराट जिसके लिए जाने जाते हैं, और मुझे लगता है कि ऐसा होता है कि जब आपके बल्ले से रन नहीं आ रहा हो तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता है। लेकिन एक अच्छी बात मुझे आज जो लगी प्रोजेश, की टीम की बॉन्डिंग अच्छी दिखी मुझे, और ख़ास करके विराट और रोहित की जो बॉन्डिंग थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जिस तरह से दोनों ने एक साथ जश्न मनाया, या विराट खिलाड़ियों को समझाते हुए नजर आए। पीयूष यजुवेंद्र चहल को उन्होंने कहा कि चूंकि विकेट बहुत स्लो है तो तुम अपनी गेंदों में जो है थोड़ी सी गति लेकर आना, नहीं तो वो थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो ये सारी बातें अगर विराट करते हैं तो ये भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। जी बिल्कुल, विराट ने इससे पहले भी एक जो इंटरव्यू था उसमें कहा था कि वे कैप्टन नहीं है लेकिन वे लीडर की भूमिका में नजर आएंगे, और विराट वही कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि विराट अभी लंबे समय तक इंडियन टीम के में बने रहेंगे, और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी कर रही है, थोड़ा सा बेशक रन नहीं बन रहा उनसे, लेकिन आशा है कि वे नेक्स्ट 2 मैचेज में बड़े रन बनाएंगे। हो सकता है कि सेंचुरी बनाए, कि इंडियन दर्शक जो है वो बहुत दिन से विराट की सेंचुरी नहीं देखे हैं, और आशा कर रहे हैं कि विराट एक बड़ी सेंचुरी लगाएं, और जैसे ही सेंचुरी लगेगी उनका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ जाएगा। बिल्कुल, एक शतक की बात है, और विराट जब एक बार लय में आ जाएंगे तो फिर हम सभी जानते हैं कि फिर वो लय बरकरार रहने वाली है। अगले मैच के लिए जो अगला वनडे है, उसमें आप क्या देखते हैं? क्या वेस्ट इंडीज़ की वापसी होगी, या टीम इंडिया बिल्कुल एक तरफे तरीके से जैसे आज जीत रही है, 6 फरवरी को जैसी उसने जीत हासिल की वैसी ही जीत उसे मिलेगी? देखिए, जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों ने आज बल्लेबाजी की, अगर यही रवैया रहा तो वेस्ट इंडीज़ के लिए कमबैक करना मुश्किल होगा, और इंडियन टीम किसी कीमत पर नहीं चाहेगी कि उन्हें हल्के में लिया जाए। जिस तरह से भारतीय टीम जो गेंदबाजी की है, ये बेसिकली उनका ये स्पिनर्स पे ही रहता है मोटिव की, जितना से ज़्यादा, और पिच स्लो है तो जाहिर सी बात है कि स्पिनरों का भी फायदा मिल रहा है। तो वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों को ये देखना होगा कि पिच पर रुके, वहाँ पे टाइम स्पेंड करे, कुछ गेंदें खेले, उसके बाद ये बड़े शॉट्स के लिए जाए। तो जो हम मोटे तौर पे देखते हैं कि टीम इंडिया को कॉम्प्लेसेंट होने की ज़रूरत नहीं है, सामने वाली टीम को आप कमज़ोर नहीं आंक सकते, और राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा इस बात को बखूबी जानते हैं। अगले मैच में हम उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जो एक दिवसीय मैचों में उनका 44वां शतक है, जिसका इंतज़ार हम लोग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। वनडे विराट का ऐसे भी फेवरेट फॉर्मेट है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो शतक आएगा और एक दिलचस्प मुकाबला होगा। वेस्ट इंडीज़ की टीम से हम समझते हैं कि वो फाइट बैक करेगी, तो एक नज़दीक का मुकाबला हमें देखने को मिले। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर से बता दूं कि अपने 1000वें वनडे में टीम इंडिया ने बड़ी जीत हासिल की है। उसने वेस्ट इंडीज़ को 6 विकेट से हराया है। प्रजेश, हम बातचीत की बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।